नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा गणित सीखेंगे। तो गणित की शुरुआत करते हैं हम संख्या एवं संख्या पद्धति से। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या संख्या क्या होती है? संख्या बच्चों, संख्या जो होती है, संख्या एक प्रकार की गणितीय वस्तु है। क्या है? गणितीय वस्तु है। जिस प्रकार हम किचन में देखते हैं अपने, तो आटा चावल दाल यानी कि किचन से संबंधित चीज़ें होती हैं। कमरे में देखते हैं तो बिस्तर होता है, चेयर होती है, टेबल होते हैं। उस तरीके से अंक गणित में अंक जो है गणित की एक प्रकार की वस्तुएं हैं। अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए जो होती है, अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संख्याएं होती हैं। कितनी? 10 संख्याएं। और इन 10 संख्याओं से अनंत तक संख्याएं बनते रहती हैं। और ये संख्याओं की प्रणाली को हम दार्शनिक संख्या प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक संख्या पद्धति या दार्शनिक संख्या प्रणाली। इतना समझ में आया बच्चों? तो अभी हमने कहा था कि जो है इसमें ये क्या होती हैं, अंक गणित की वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुओं के भी अनेक प्रकार होते हैं। संख्याओं से ही मिलकर के अंक गणित बनता है। तो इस संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राकृतिक संख्या की। हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो मैंने प्राकृतिक संख्याएं लिखा है, इसके नीचे आपको कौन सी संख्या दिख रही है बच्चों? कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। प्रकृति ने जो हमें दिखाया है, जो प्रकृति में चीज़ है, वो ही हम संख्या में दर्शाते हैं। अब इस तस्वीर के आगे अगर हम देखें तो इसके आगे फूल हैं, 1 2 3 4 अनेकों फूल हैं। पीछे की साइड पेड़ हैं। तो हम कह सकते हैं जो चीज़ हमें दिख रही है वो कितनी है? 1 है या 2 है या 3 है या 4 5 ऐसे ऐसे कितनी है। यानी कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ हमें प्रकृति में दिखती है वो प्राकृतिक संख्या है और उसकी शुरुआत होती है किससे? 1 से। तो इसका मतलब हमारे प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन या परिभाषा क्या निकली कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती जाती हैं, वो क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। इसके आगे अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। हमारी एक संख्या थी प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या हमारी आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं हम होल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसे हम इंग्लिश में कह देते हैं होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचर से बना है नेचुरल, और पूर्ण संख्या होल नंबर। तो अब पूर्ण संख्या क्या है? ये तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं, अनंत तक होती हैं।
पर हम एक चीज़ देख रहे हैं इसमें कि अनंत तक होती तो है, लेकिन मूल रूप से हमारे पास प्राकृतिक संख्या तो यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो जीरो है, ये जीरो वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है पूरी संख्याओं को बढ़ा करके रख देता है। और इस जीरो को जब हम, इसके बिना संख्याएं अधूरी हैं, तो इस संख्या जीरो को हम जब इस प्राकृतिक संख्या के आगे से लगा देते हैं तो ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो इसका मतलब हमारी परिभाषा निकल करके क्या आती है कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू होकर, या जो शून्य से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। तो वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये हमारी पूर्ण संख्या की बात हो गई। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि जो है हमारे पास हमें एक मिली प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 से शुरू होती है। दूसरी मिली पूर्ण संख्या, जो शून्य से शुरू होती है। लेकिन इन दोनों संख्याओं के हो जाने से भी हमारा अंकगणित पूरा नहीं होता है। संख्याओं के अनेक प्रकार हैं, उनमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तो हैं। इन दोनों संख्याओं को मिला करके फिर एक संख्या और बनती है, जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या पूर्णांक, जिन्हें अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं हम, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? संख्याएं तो हमें 1 से अनंत तक मिल गई, उसके बाद शून्य से अनंत तक मिल गई। तो शून्य हमारी सबसे छोटी संख्या आई, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके अनंत तक। अब अगर हम बाएं हाथ की तरफ देखें तो शून्य से भी छोटी संख्या हम कह देते हैं -1। संख्याएं पूरी वैसे ही चलेंगी, केवल माइनस का चिन्ह इनके आगे लग जाएगा। तो इस तरफ को भी शून्य से अनंत तक माइनस में संख्याएं जाती हैं, और दाहिने हाथ की तरफ या RHS की तरफ हमारी संख्याएं अनंत तक जाती हैं, लेकिन ये धनात्मक होती हैं। ये संख्याएं हमारी धनात्मक होती हैं, धनात्मक, और इधर की संख्याएं हमारी हमेशा ऋणात्मक होती हैं। तो इन संख्याओं को देखकर हमारे को पूर्णांक की भी डेफिनेशन या परिभाषा मिल जाती है कि संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा बच्चों क्या कहते हैं, ये संख्या रेखा है जीरो पर, जीरो की इस तरफ दाहिनी ओर को संख्याएं धनात्मक होती जाती हैं, और बाएं हाथ की तरफ को ऋणात्मक होती जाती हैं। तो यानी कि क्या मिला कि पूर्णांक किन्हें कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक समूहों सहित शून्य को सम्मिलित करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स। तो इस प्रकार बच्चों हमें संख्याओं के 3 प्रकार पता लगे: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब पूर्णांक पूरे अंक मिल गए, इसके बाद भी यहीं पर संख्याओं का खेल खत्म नहीं होता है। यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि
हमको आपने सुना होगा सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों? देखो, आप माना दो भाई हो या दो बहन हो, आपको कोई चीज़ आपके पापा ने एक टॉफ़ी दी, तो उसका आप एग्जैक्टली हाफ या आधा करके उसे खिला सकते हो, या फिर दो टॉफ़ियाँ दी हैं उसे बांटने में सुविधा होगी आपको। एग्जैक्टली जब आपको दो टॉफ़ी दी होंगी तो आप इसमें से एक टॉफ़ी अपने भाई को दे दोगे। इससे ना तो कोई दिक्कत आएगी और आपका भाई भी संतुष्ट रहेगा कि हाँ, मुझे भी एक चॉकलेट या एक टॉफ़ी मिली है, और आप भी संतुष्ट रहेंगे कि मेरे को एक टॉफ़ी मेरे पास बच गई। यानी कि इस दो का हम आधा आधा कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एक का आधा नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास दो टॉफ़ी हैं और तीन भाई हैं, तो उन दो टॉफ़ियों को तोड़ तोड़ करके देना पड़ेगा, जिसे हम एग्जैक्टली पूरा का पूरा बांट नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ कि तीन भी क्या हो गई, एक सम संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक परिभाषा निकल के आती है कि वो संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो का टेबल पढ़ते हैं बच्चों, तो दो का टेबल में जितनी भी संख्याएं आती हैं हमारी, वो सब क्या है? सम संख्या है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 2 10 जा 20। अब हमने ये देखा कि जिस भी संख्या में दो का भाग जाता है तो वो सम संख्या होगी। अब आगे अगर आपको टेबल नहीं आते तो हमें इतना तो पता लग गया है कि जो है सम संख्या किन्हें कहते हैं। देखिए, जिस संख्या के पीछे 2 होगा वो सम संख्या होगी, जिस संख्या के पीछे 4 होगा वो सम संख्या होगी, जिसके पीछे 6 होगा वो सम संख्या होगी, जिसके पीछे 8 होगा वो सम संख्या होगी, और जिसके पीछे 0 होगा वो भी सम संख्या होगी। फिर से 2 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है 2 4 6 8 एंड 0, 2 4 6 8 और 0, ये जो है हमारी सम संख्या है। और ये जिस भी संख्या के पीछे लगी होंगी वो सारी संख्याएं हमारी सम संख्या होंगी। तो सम संख्या की परिभाषा हमारे पास निकल करके क्या आती है बच्चों? यही कि जो है वे संख्याएं जिन संख्याओं में दो का भाग पूर्णतः चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये थी हमारी सम संख्या की बात। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे जब सम है संख्या तो विषम भी होगी, सम है तो विषम भी होगी। तो हमारे पास एक संख्या और होती है जिसे हम कह देते हैं विषम संख्या। संख्या का जो सम संख्या है बिल्कुल उसका उल्टा करना है बच्चों। अभी तक तो हमने क्या कहा था कि जिस संख्या में दो का भाग चला जाता है, दो का भाग जाता है वो सम संख्या होती है। लेकिन जिन संख्याओं में दो का भाग नहीं जाता है, या हम कहेंगे इसे कि पूर्णतः नहीं जाता है,
2 का भाग पूर्णतः यानी कि शेषफल में 0 बचना चाहिए, पूर्णतः नहीं जाता है तो उस संख्या को क्या कहते हैं हम? विषम संख्या। अब हमने क्या देखा था बच्चों? सम संख्या में हमने बोला था कि जिस संख्या के पीछे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 0 होता है, ये क्या होती हैं? सम संख्या। सम संख्या। लेकिन अब जिन संख्याओं के पीछे इसके अलावा छूटी हुई संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। 2 के बाद क्या नहीं आया है? 3, तो 3 विषम संख्या हो गई। 4 है, 4 के बाद क्या नहीं आया है? 5, तो 5 भी विषम संख्या हो गई। 6 आया, उसके बाद क्या नहीं आया? 7, तो 7 भी क्या प्रकार हो गई? एक ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गई। फिर 8 इवन नंबर है, तो 8 के बाद 9 विषम संख्या हो गई। फिर 0 आ गया, 0 के बाद फिर क्या आ जाता है? 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास 5 सम संख्याएं हैं और इसी प्रकार 5 विषम संख्याएं हैं, और ये संख्याएं जिन भी संख्याओं के पीछे लगेंगी ये वो सभी क्या हो जाएंगे? संख्याएं विषम संख्याएं। तो आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सम संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिन संख्याओं के पीछे ये खुद भी 2, 4, 6, 8, 0 ये तो खुद सम संख्या है, और ये जिन संख्याओं के, जैसे मान लीजिए कि आपका 905 है, इसके पीछे 2 लग गया है, तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? एक सम संख्या हो गई। एक हो गई सम संख्या। सम संख्या क्यों हो गई? क्योंकि इसके पीछे 2 है। अब इसी के पीछे 9053 लग जाता तो ये एक प्रकार 3 आ गया है। 3 किस में है? हमारे विषम संख्या में है, तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई? विषम संख्या। समझ रहे होंगे सभी बच्चे, और बहुत आराम से, बहुत नेचुरल ढंग से, बिल्कुल स्थानीय तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो ये सम संख्या और विषम संख्या का अंतर है बच्चों। तो आपने देखा कि सम और विषम संख्या में अंतर करना आप समझ गए कि विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, और सम संख्या जिनमें 2 से पूर्णतः भाग चले जाता है। अब इसके आगे भी संख्या यहाँ पर ख़त्म नहीं होती हैं, इसके आगे फिर संख्याएं आती हैं बच्चों, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं इसे, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स बच्चों क्या होते हैं? भाज्य माने होता है जिसमें भाग जाता है, अभाज्य यानी कि अमान्य नहीं, जिसमें भाग नहीं जाता, यानी कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता, के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता, उन्हें क्या कह देते हैं हम? अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। अभाज्य संख्या मान लीजिए कि जो है 5 है, क्या है? 5 है। अब हम इस 5 का अगर फैक्टर या गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 5 कम 5। कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 5 जो है उसका भाग किसी और संख्या से जाता हो, या तो वो 1 से जाएगा, हमने लिखा है 1 और स्वयं, और 5 स्वयं है, तो ये दोनों है, इसकी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वयं से अपने पर भाग दे रहा है या फिर 1 से इसमें भाग जा रहा है। तो स्वयं 5 और तो इसमें 5 से और 1 से जा रहा है, यानी कि ये अभाज्य संख्या है।
अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं 4 की बच्चों, तो हम क्या देखते हैं इसमें 4 के गुणनखंड में क्या है, 2 से भी भाग जाता है, 4 से भी जाता है और 1 से भी जाता है। ठीक है, यानी कि ये स्वयं से इसमें भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है। इसके अलावा इसमें तीसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, यानी कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। तो इसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अब कुछ बच्चे 2 को भी क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, 2 को भाज्य संख्या। 2 बच्चों सम संख्या तो है, सम संख्या और भाज्य संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो सम माने कि एक समान काटा जा सकता है, एक समान बांटा जा सकता है। इसको अलग बांट के इसको अलग, दोनों को अलग अलग पार्ट में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं में, तो भाज्य संख्याओं में इसके पास अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये स्वयं से अपने में भाग दे सकता है या फिर 1 से, यानी कि केवल अपने से या 1 से भाग देता है। तो हमारे पास नियम क्या कहता है, 1 या फिर स्वयं के अलावा किसी और से जिस संख्या में भाग नहीं जाता वो संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या। तो 2 बराबर क्या हो जाएगी हमारी, अभाज्य संख्या। इसलिए कभी सवाल ये आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो वो अभाज्य संख्या 2 नहीं है, वो अभाज्य संख्या 2 है, 2 है। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो वो 4 होगा, जिसमें 2, 4 और 1 3 से भाग जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें केवल अपना और 1 का, इसके 2 ही दोस्त होते हैं, इनका और कोई दोस्त नहीं होता अभाज्य संख्याओं का। या तो ये स्वयं अपने दोस्त होते हैं या फिर इनका दोस्त 1 होता है। बाकियों से बात नहीं करते हैं, उनसे नहीं कटते हैं, उनसे इनका भाग नहीं जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और इसके उल्टा हम बात करते हैं भाज्य संख्या से, तो भाज्य संख्या के किन्हें कहते हैं, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहते हैं इन्हें बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स अब क्या होते हैं कि मैंने बता तो दिया है आपको कि 4 है, जैसे इसमें 4 का भाग भी जाएगा, 1 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। 6 है, इसमें 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। 8 है, इसमें 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। इसी प्रकार 10 है, तो इसमें किसका जाएगा, 10 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 1 का जाएगा। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें देखो हमने क्या देखा कि स्वयं से, 1 से, उसके अलावा दूसरी संख्या से, स्वयं से 1 से, उसके अलावा ये दोनों संख्याओं से, स्वयं से 1 से, उसके अलावा इन 2 संख्याओं से, ये स्वयं से 1 से, इसके अलावा 2 संख्याओं से। तो ये इसमें जो है 2 या इसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाना जरूरी होता है। तो भाज्य संख्या वो संख्या है जिनमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग होना आवश्यक है, बिल्कुल ही कंपलसरी है। तो ये संख्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। तो यहाँ पर बच्चों समझ में आ गया होगा आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर। भाज्य संख्याएं वही संख्याएं जिसमें स्वयं से 1 से या और उसके अलावा किसी एक संख्या से भी भाग जाता है, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है। जबकि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं से अथवा 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम यहाँ पर अपना जो है
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है, मेरे द्वारा समझाया हुआ कुछ भी समझ आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।